सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारे दिन की आखिरी क्लास जीव और उनकी क्षमताएं थी। यह एक सस्ती क्लास थी जिसमें प्रवेश के लिए केवल 100 मेरिट अंकों की आवश्यकता थी। आरव पूरे लेक्चर के दौरान बुरी तरह ऊब गया था क्योंकि जो कुछ भी पाया जा रहा था वह उसे पहले से ही पता था। आरव के भाई अर्जुन ने पृथ्वी पर एक स्कूल खोला था जहां सभी छात्रों को ओमेगा गेम के भीतर की विभिन्न प्रजातियों, उनकी शक्तियों, कमजोरियों और उनसे लड़ने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता था। इससे आरव को अलग अलग प्रजातियों से लड़ने का काफी ज्ञान मिला था। हालांकि ओमेगा में ब्रह्मांड की तुलना में बहुत कम प्रजातियां थीं, लेकिन अपने पिछले जीवन में आरव ने काफी नई प्रजातियां देखी थी और वह उनसे परिचित था। इस खाली समय में उसका मन आदर्श योद्धा के मार्ग और अगले दिन से शुरू होने वाली जीवनशैली तथा उस बिल्ली लकी कैट गर्ल के साथ बिताए रोमांचक पलों के बारे में सोचने लगा। आरव को पहले कभी नहीं पता था कि 20 प्रजातियां इंसानों की तरह नहीं कराहती। उनकी आवाज कुर्रा और एक बहुत ही मादक म्याऊ जैसी लगती थी, जो सुनने में बहुत नशीली थी। हालांकि उन कुछ घंटों के जुनून के बावजूद आरव उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वह 20 महिला हर तरह से अजीब थी। न केवल उसके नाखूनों ने आरव की पीठ पकड़ते समय मांस में छेद कर दिए थे, बल्कि उसे काटने की भी बुरी आदत थी, यहाँ तक कि उसने आरव के बॉल्स पर भी दांतों का निशान छोड़ दिया था। आरव ने यह भी महसूस किया कि उस कृत्य के दौरान उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। उसे लगा जैसे वह उसे दबोचते समय खुद एक जंगली जानवर बन गया हो। यह एक खतरनाक परमानंद था। वैम्पायर के रूप में अपनी नई प्रवृत्तियों को अभी भी समझ रहे आरव को यकीन नहीं था कि किसी भी गतिविधि के लिए अपने दिमाग को इतना सुन्न होने देना सही है या नहीं। 2 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। आरव बाहर निकला तो देखा कि माया गलियारे में उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे देखकर मुस्कान दी। माया ने आरव को देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, तुम्हारे शरीर से बिल्लियों जैसी गंध क्यों आ रही है? ये सवाल सुनते ही आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह माया को स्थिति कैसे समझाए। हालांकि वे डेट नहीं कर रहे थे और न ही एक दूसरे के प्रति किसी रिश्ते में बंधे थे, फिर भी आरव को लगा कि इस सवाल का जवाब देना उसके लिए मुसीबत बन सकता है। बड़ी चतुराई से सवाल को टालते हुए आरव ने कहा, बिल्लियां। ये दिलचस्प है क्योंकि आज प्रोफेसर ने हमें बिल्लियों और उनकी कमजोरियों के बारे में ही पाया है। क्या तुम्हें पता है कि बिल्लियों की वास्तव में 9 जानें नहीं होती? उन कमबख्तों ने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरव ने उसे पहली बार इस तरह हंसते देखा था और यह एक खूबसूरत नजारा था। उसने कहा, जाहिर है कि उनकी 9 जानें नहीं होती। अगर तुमने इस पर विश्वास किया तो तुम वाकई मूर्ख हो। माया वापस चलने लगी और आरव ने अपनी शामत तुलने पर चैन की सांस ली। उसने मन ही मन संकल्प किया कि भविष्य में वह इस तरह के आसान सेक्स के झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि माया के क्रोध का सामना करने के लायक ये बिल्कुल नहीं था। दोनों विश्वविद्यालय से बाहर निकले और हॉस्टल की ओर लेटते हुए वापस जाने लगे। इस बार उनकी गति सुबह की तुलना में काफी धीमी और सुस्त थी। लंबे दिन ने उनके शरीर और दिमाग को थका दिया था। सुबह के विपरीत अब उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वे आराम से राक्षसों से लेटते और बातें करते हुए चले, जिससे उन्हें डॉम्स तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए और इस प्रक्रिया में कुछ मेरिट अंक भी जमा हो गए। हमेशा की तरह सोने से पहले दोनों ने दिन के बारे में थोड़ी बात की। माया तो चैन से सो गई, लेकिन दादाजी नोवा ने आरव को कुछ देर और जगाए रखा। लड़के, कल से मैं चाहता हूं कि तुम अगले 1 साल तक जी तोड़ मेहनत करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये तुम्हारे बनने या बिगने का क्षण है। मुझे दिखाओ कि तुम पर भरोसा करना गलत फैसला नहीं था। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं, बल्कि अपने कठोर कर्मों से, नोवा ने कहा। जी बिल्कुल, आरव ने अपनी आवाज में एक शांत संकल्प के साथ जवाब दिया। कोई औरत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, बस जुनून। नोवा ने अपनी बात दोहराई। वह इस बात से चए हुए थे कि आरव क्लास में होने के बावजूद सेक्स के बारे में सोच रहा था। जी, आरव ने कहा। साथ ही आज क्लास वाले उस सुनहरे बालों वाले लड़के पर नजर रखना। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वह लड़का एक अर्ध देवता है, नोवा ने एक बम फोड़ते हुए कहा। एक अर्ध देवता? आरव ने हैरानी से पूछा। माँ इंसान और पिता देवता। वह शून्य के कचरे के रूप में पैदा हुआ है, लेकिन उसका शारीरिक गठन और क्षमता निस्संदेह उच्च श्रेणी की है, नोवा ने कहा। आरव ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। पहले माया ने उसे चेतावनी दी और अब दादाजी नोवा ने।
वह लड़का खास था या नहीं, उसे नहीं पता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि वह कमबख्त एक प्रोटैगोनिस्ट हालो मुख्य नायक की आभा के साथ पैदा हुआ है, जो हर तरफ से ध्यान खींच रहा है। इस बीच आदित्य, आरव की तरह आदित्य की भी रात जागते हुए बीत रही थी, क्योंकि उसके सपनों में एक आवाज उससे बात कर रही थी। आदित्य ध्रुव नाम के एक बिजली के देवता की कई नाजायज संतानों में से एक था, जो तब पैदा हुआ था जब देवता अपने भक्तों को इकट्ठा करने के लिए उसके ग्रह पर आए थे। हालांकि उसका जन्म सबसे खराब समय पर हुआ था। जब तक वह पैदा हुआ, उसके पिता ग्रह छोड़ चुके थे और उसके एक बड़े भाई ने आम लोगों के खिलाफ एक रक्तरंजित युद्ध शुरू कर दिया था। अंत में वह भाई हार गया, लेकिन उसकी हार के साथ ही ध्रुव की संतानों के प्रति समाज में एक कलंक जुट गया। बड़ा होते समय आदित्य को कभी प्रशिक्षण लेने या युद्ध कौशल सीखने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि आम लोग ध्रुव की उन संतानों से डरते थे जिनके पास शक्ति थी। इस कारण 16 वर्षों तक उसका विकास रुका रहा और उसने अपना जीवन एक सामान्य किसान लड़के की तरह बिताया। हालांकि भाग्य के पास उसके लिए कुछ खास था और एक घातक मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अपने ग्रह से निर्वासित और अपनी मां को पीछे छोड़ने पर मजबूर, आदित्य के पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही परिवार कहने के लिए कोई अपना। जहां ज्यादातर लोग इस स्थिति में निराश हो जाते, वहीं आदित्य वास्तव में खुद को बोझमुक्त और खुश महसूस कर रहा था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी कठिनाई से गुजरने को तैयार था। अगला दिन, आज आरव और माया के लेक्चर अलग अलग थे, इसलिए वे दोनों अलग हो गए। चूंकि आरव क्लास के बाद सीधे ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था, उसने माया को पहले ही बता दिया कि वह उससे सीधे प्रस्थान के समय मिलेगा। आरव ने एक बार फिर बेसिक्स ऑफ कीवी लेक्चर में भाग लिया और क्यूआई की कार्यप्रणाली और उसके गुणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। आरव ने लेक्चर से जो मुख्य बातें सीखी, वे ये थी कि प्रणा ब्रह्मांड में बहने वाली एक नदी की तरह थी। इसे एक टाइडल फोर्स के रूप में माना जा सकता था। कीवी की कल्पना एक अंतहीन महासागर के रूप में की जा सकती है, जिसमें बहुत सारे समुद्री जीव हैं। उन जीवों के लिए वह महासागर ही पूरा ब्रह्मांड है, हालांकि वे भूमि और वायु से अनजान हैं। इसी तरह कीवी एक विशाल शक्ति तो है, लेकिन ये ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति नहीं है। इसका सबसे बड़ा विकल्प एनर्जी, ऑर्गेनिक एनर्जी या केवल ऊर्जा किसी के स्टैट बार का स्टैमिना पहलू है। ये भोजन के सेवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जिसे शरीर द्वारा शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। जैविक ऊर्जा क्यूआई से अलग है और यह महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को संचालित करती है। हालांकि इसे क्यूआई द्वारा पूरक किया जा सकता है। यही कारण है कि अमर देवताओं को अब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती और कुछ विशेष प्रजातियां केवल क्यूआई पर जीवित रहने के लिए विकसित हुई हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, शारीरिक ऊर्जा के उपयोग से कीवी की कमी पूरी की जा सकती है। हालांकि यह क्षेत्र अभी तक काफी हद तक अनछुआ है। लेक्चर ने आरव को सोचने के लिए कई दिलचस्प सवाल दिए। उसने संकल्प किया कि वह भविष्य में ऐसी रोचक चीजों को जानने के लिए एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेगा। वहां से आरव सीधे ग्रेविटी चैम्बर गया। आज ग्रेविटी चैम्बर में काफी भीड़ थी। आरव के आगे लगभग 200 लोग कतार में थे और उसके पीछे भी कई लोग जुड़ रहे थे। चैम्बर का उपयोग करने का शुल्क काफी अधिक था, 200 मेरिट पॉइंट्स प्रति घंटा। इसका मतलब था कि कुछ घंटों का अभ्यास एक लेक्चर अटेंड करने जितना ही महंगा था। आरव के पास लगभग 3500 मेरिट पॉइंट्स जमा थे, इसलिए वह प्रस्थान से पहले 10 घंटे का किराया वहन कर सकता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश करने से पहले पूरे 2000 मेरिट पॉइंट्स का भुगतान किया। जैसे ही आरव ने ग्रेविटी रूम में कदम रखा, उसे चक्कर आने लगा। उसे सांस लेने और अपने पैरों पर टिके रहने में संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके चारों ओर एक विशाल कक्ष था जो 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें प्रशिक्षण के लिए अलग अलग गुरुत्वाकर्षण वाले कई छोटे जोन थे। आरव वर्तमान में उस स्तर पर था जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना अधिक था। ये पूरे चैम्बर का सबसे निचला स्तर था। उसके चारों ओर ट्रेडमिल और अन्य व्यायाम उपकरण थे। अपनी पसंद के अनुसार आरव चुन सकता था कि वह आज यहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण करेगा। ग्रेविटी चैम्बर चपलता और सहन शक्ति दोनों तरह के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी था। सिद्धांत रूप में यह शक्ति प्रशिक्षण के लिए भी उपयोगी था, लेकिन चूंकि भार केवल द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल है, इसलिए यदि कोई 5 गुना ग्रेविटी वाले चैम्बर में 1 किलो का डंबल उठाता है, तो वह सामान्य जिम में बस 5 किलो का डंबल उठा सकता है। आरव ने चपलता प्रशिक्षण चुना और झुकी हुई ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया, जिसकी गति हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी।
प्रिंसिपल के भाषण के बाद आज पहला दिन था और कई लोग उनके प्रशिक्षण रूटीन का पालन करने के लिए प्रेरित लग रहे थे, क्योंकि हर बीतते सेकंड के साथ चैम्बर भरता जा रहा था। शक्तिशाली टीयर 1 के लोग सीधे 5G जोन से उच्च जोन में चले गए, जबकि कई कमजोर टीयर 0 के लोग 5G को ही नहीं झेल पा रहे थे। वे चैम्बर में 1 मिनट भी पूरा नहीं कर पाए और बेहोश हो गए, जिसके बाद कर्मचारियों को उन्हें बाहर ले जाना पड़ा। आरव ने अपने दांत भींचे और सोचा कि क्या वह वास्तव में उन 10 घंटों तक टिक पाएगा जिसके लिए उसने मेरिट पॉइंट्स दिए हैं। उसने अपने शरीर को ठीक से गर्म करने के लिए ट्रेडमिल पर पहला अभ्यास शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आरव पसीने से तरबतर हो गया। उसका दिमाग सुन्न होने लगा और उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सीने से बाहर निकल जाएगा। वह मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने की कोशिश में खुद को ओवरलोड कर रहा था। आराम से लटके, सांस लेना मत भूलना, दादाजी नोवा ने आरव की खराब शारीरिक स्थिति की जांच करते हुए कहा। आरव दौड़ता रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका शरीर अब इस टॉर्चर को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। 7वें मिनट तक पहुंचते पहुंचते आरव की आंखों के सामने काले धब्बे नाचने लगे। बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, आरव ने अपने मन में नोवा से फुसफुसाते हुए कहा। वह उस दर्द से भागना चाहता था जिसमें उसका शरीर वर्तमान में था। बस इतना ही लटके, क्या तुम्हारी इच्छाशक्ति बस यहीं तक है? हाँ, कमजोर, नोवा ने आरव को प्रेरित करने के लिए उसके भीतर आग लगाने की कोशिश की। ठीक है आरव, छोड़ दो। अगर तुम जैक और मीरा को अपनी आंखों के सामने फिर से घसीटे जाते देखना चाहते हो तो छोड़ दो। अगर तुम वही कमजोर बने रहना चाहते हो जिसने ये सब होने दिया, तो हार मान लो, नोवा ने आरव का अपमान करते हुए कहा। ये बात आरव को चुभ गई और नोवा उसके दिल में बढ़ते गुस्से को महसूस कर सकते थे। चुप रहो, आरव ने कहा और एक बार फिर गति बढ़ा दी। हालांकि वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उस अपमान ने उसे एड्रेनालाइन का वह बूस्ट दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तुम अभी टीयर 1 भी नहीं हो, क्या होगा जब भानु या कोई और लड़का तुम्हारे मजे लेगा? क्या तुम हमेशा की तरह अपने भाई के पास दौड़ते हुए जाओगे? नोवा ने पूछा। चुप रहो, आरव ने इस बार अपने दिमाग में थोड़ी और कर्कश आवाज में कहा। नोवा ने आरव के शरीर के भीतर होते बदलावों को देखकर मुस्कान दी। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि दिया ने तुम्हें धोखा क्यों दिया, इतनी कम सहन शक्ति के साथ खुद को मर्द कहना भी मुश्किल है। चुप रहो, आरव जोर से चिल्लाया। उसका सचेत मन बंद हो गया और उसके आदिम अंतर्ज्ञान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। आरव, जो जोर जोर से हाँफ रहा था, अचानक स्थिर हो गया। उसकी सांस लेने की गति सामान्य हो गई क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपने खून को पतला करने के लिए ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे रक्त शरीर के उन हिस्सों तक पहुंच सके जहां उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। अचानक प्रशिक्षण आरव के लिए सहनीय हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोगों के आश्चर्य के बीच वह एक लयबद्ध गति से दौड़ने लगा, मानो उच्च गुरुत्वाकर्षण की स्थिति का उस पर कोई प्रभाव ही न हो। इसके बाद नोवा शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि जब आरव का सचेत मन बंद था, तब उसके भीतर का जानवर तराशा जा रहा था। नोवा सिस्टम के सुखद नोटिफिकेशन की निगरानी करने लगे। एक स्टैमिना, एक एंड्योरेंस, एक स्टैमिना। संतुष्ट होकर दादाजी नोवा मुस्कुराए। लड़का आखिरकार सही रास्ते पर था। वह न केवल गुण बटोर रहा था, बल्कि उसका प्रशिक्षण उसकी मसल मेमोरी और इच्छाशक्ति को भी निखार रहा था, जो भविष्य में एक योद्धा के रूप में उसकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लगभग 2 घंटे बाद आरव ने गौर किया कि लोगों का आना बंद हो गया था और प्रवेश करने वालों की तुलना में ग्रेविटी चैम्बर छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आरव अब तक 2 व्यायाम बदल चुका था और अब वह स्टेयर्स क्लाइंबर, सीधी चलने वाली मशीन पर अभ्यास कर रहा था, जिससे उसकी मांसपेशियां एक गतिशील हलचल में खींच रही थी। आरव का दिमाग बहुत पहले ही शून्य हो चुका था। उसने दुनिया भर के ध्यान भटकाने वाले विचारों को बाहर निकाल दिया था। उसका पूरा ध्यान बस अगला कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने पर था कि वह मशीन से गिर न जाए। चलो भी, कम ऑन। आरव ने अपनी बाईं ओर से एक जोरदार चिल्लाहट सुनी, लेकिन उसने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि कौन चिल्ला रहा है या क्यों। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने यहाँ 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटकाया, तो वह अपनी ले खो देगा और गिर जाएगा। लय में होना एक बहुत ही संतोषजनक लेकिन खतरनाक एहसास था, खासकर जब कोई वर्कआउट मशीन पर हो, क्योंकि शरीर लगातार दिमाग को चेतावनी देता रहता है कि एक भी गलत कदम आपदा का कारण बन सकता है, जिससे दिमाग और भी अधिक सतर्क होता जाता है। आरव के फेफड़े ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वे शीशे से भरे हों। उसकी हर सांस एक संघर्ष और प्रताड़ना थी, फिर भी दर्द के बावजूद वह खुद को धकेलता रहा।
2 घंटे 4 में बदल गए और प्रशिक्षण के लिए आए लगभग 50% छात्र अब तक कमरा छोड़ चुके थे। 4 घंटे 8 में बदल गए और आरव ने 7 और चपलता आधारित व्यायाम बदले, जिससे उसकी गतिशील गतिविधियों की क्षमता में सुधार हुआ। पिछले 2 घंटों में कमरे में केवल 2 ही लोग बचे थे, जो अभी भी पसीने से तरबतर थे और अपना वर्कआउट जारी रखे हुए थे। वे थे आरव और आदित्य। पूरे चैम्बर के 5G हिस्से में केवल यही 2 टियर 0 के व्यक्ति थे जो अभी भी अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए थे। अपनी प्रेरणा मत खोना, लगे रहो मेरे दोस्त, आदित्य आरव की ओर चिल्लाया। हालांकि आरव के कानों में एक अजनबी की आवाज पड़ी, लेकिन वह ये देखने के लिए नहीं मुड़ा कि वह कौन था। आरव के दिमाग में पिछले 8 घंटों से पहले ही एक गुस्सैल बूढ़ा नोवा चिल्ला रहा था। उसे उसके जीवन के सबसे बुरे पलों की याद दिला रहा था। उसे खुद को आगे धकेलने के लिए किसी और की आवाज की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। चलो शरीर, जवाब दो। यहाँ मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। हम इस कमरे से बाहर निकलने वाले दूसरे आखिरी व्यक्ति नहीं हो सकते, आदित्य ने कहा। उसने अपने पैरों पर मुक्कों से जोर से प्रहार किया और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर फ्रॉग जंप करना जारी रखा। समय बीतता गया और अंततः एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने दिन के इस भीषण प्रशिक्षण पर विराम लगा दिया। वार्सिटी नोटिफिकेशन, विश्वविद्यालय परिसर 5 मिनट में बंद हो जाएगा। ग्रेविटी चैम्बर अब वर्जित है। सभी छात्रों को 1 मिनट में बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जब आरव ने ये नोटिफिकेशन सुना, तभी उसने अंततः अपनी एकाग्रता ढीली छोड़ी और फर्श पर पीठ के बल सीधा गिर गया, अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश करने लगा। अंततः आरव अपनी बाईं ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि आदित्य भी उसी की तरह फर्श पर लेटा हुआ था और आरव की ओर देखते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। हमने कर दिखाया दोस्त। हमने पहला दिन पूरा कर लिया। कोई और टिक नहीं सका, लेकिन हम टिक गए, उसने कहा। आरव ने आसपास देखा तो पाया कि वाकई वहां कोई नहीं था। अंत तक केवल वे दोनों ही बचे थे। वैसे मैं आदित्य हूँ, तुम कौन हो? रावण, आरव ने जवाब दिया। तभी सिस्टम ने उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। बाहर आने पर आरव ने देखा कि भले ही 5 गुना गुरुत्वाकर्षण जोन में वे केवल 2 ही थे, लेकिन पूरे ग्रेविटी चैम्बर में लगभग 45 अन्य व्यक्ति थे जो अंत तक रुके थे, जो उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले जोन में प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण पूरा करने का आरव का गर्व तुरंत एक पायदान नीचे गिर गया, क्योंकि वह समझ गया कि उसने सबसे निचले स्तर का अभ्यास किया था। गुरुत्वाकर्षण में अचानक हुए बदलाव ने उसके दिमाग के साथ खेल किया। फर्श पर खड़े होने के उनके सामान्य प्रयास के कारण वह हवा में उछल गया, हालांकि जल्द ही उसने खुद को ढाल लिया। उसने देखा कि माया ट्रेनिंग जोन के पास उसका इंतजार कर रही थी। माया ने चुपचाप आरव की स्थिति का अध्ययन किया और समझ गई कि अगर आरव इस स्थिति में चल भी पाया तो यह एक चमत्कार होगा, लड़ना तो दूर की बात है। हालांकि उसका यह आकलन गलत था। आरव निस्संदेह कमजोर और थका हुआ था, लेकिन इतनी देर तक अपनी आदिम प्रवृत्तियों के भरोसे रहने के कारण वह पहले से कहीं अधिक शांत और अपने असली स्वभाव के प्रति सचेत हो गया था। चलो, आरव ने माया से कहा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसकी सांसें फूल रही हों, फिर भी वह शक्ति और जोश से भरी थी। रावण, रुको, आदित्य चिल्लाया। आरव उसकी आंखों में देखने के लिए मुड़ा। कल ट्रेनिंग हॉल में मिलते हैं, पार्टनर, आदित्य ने कहा। आरव के चेहरे के भावों में कोई बदलाव हुआ भी था तो आदित्य को पता नहीं चलता, क्योंकि आरव के चेहरे पर केवल उसकी ठंडी आंखें दिख रही थीं जो कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी। तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, आरव ने ठंडी आवाज में कहा और माया के साथ आगे बढ़ गया। आदित्य को एक कोने में मुस्कुराता हुआ छोड़ दिया। माया ने गौर किया कि वापस जाते समय आरव असामान्य रूप से शांत था। उसने जंगल में राक्षसों से लड़ते हुए एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे बोलना उसकी ऊर्जा की अपराधी बर्बादी हो। उसकी हरकतें न्यूनतम हो गईं। वह अपनी तलवार तब तक नहीं उठाता था जब तक कि बिल्कुल अंत न आ जाए, जहां वह उसका उपयोग राक्षस का सिर काटने या उसके शरीर में उतारने के लिए करता था। आरव की लेने की शैली में एक ही दिन में जबरदस्त सुधार हुआ था और माया समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। वह ये नहीं जानती थी कि आरव ने केवल एक सत्र में अपनी चपलता में 2, सहन शक्ति में 1 हासिल किया था और उसका स्टेमिना बार पूरे 10 अंक बढ़ गया था। एक दिन के प्रशिक्षण के लिए यह एक खगोलीय लाभ था। ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि यदि आरव वास्तव में 9 महीनों तक आदर्श योद्धा के मार्ग का पालन करता है तो वह कितना सुधार करेगा। आरव, तुम्हारा सेक्सिटी वैल्यू कितना है? माया ने पूछा जब दोनों अपने बिस्तर पर धाम से गिर पड़े। 72, आरव ने जवाब दिया। सुबह कितना था? मुझे याद है मैंने कहा था कि तुम्हारा सेक्सिटी 95% से ऊपर होना चाहिए, माया ने पूछा। 96, आरव ने जवाब दिया। तुमने एक ही दिन में 24% सेक्सिटी खो दिया।
माया ने पूरी तरह से चौंक कर पूछा। वह 30 सेकंड तक इंतजार कर रही, लेकिन आरव की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आरव, माया ने फिर से पूछा, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। माया को उठकर उसके कमरे में जाकर देखना पड़ा तो वह आरव को गहरी नींद में पाया। पिछली ट्रेनिंग ने आरव के शरीर पर भारी प्रभाव डाला था और वह बिस्तर पर गिरते ही सो गया। माया की चिंता आरव की स्थिति को लेकर बढ़ गई। वह सामान्य वैम्पायर से 3 गुना तेजी से सेक्सेटिक हो रहा था और स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेल रहा था। हालांकि यह प्रयास सराहनीय था और माया इसका समर्थन करती थी, लेकिन आरव अपनी नई जाति और सीमाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। माया चिंतित थी कि अगर कभी खुराक में लापरवाही हुई तो आरव की सेक्सिटी 60% से नीचे गिर सकती थी और वह फिर से नियंत्रण खो सकता था। आरव को सोने न डिस्टर्ब करते हुए माया ने यह मानसिक नोट लिया कि वह सोहन से अधिक खुराक की व्यवस्था करने के बारे में बात करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आरव की सेक्सिटी हर सुबह 95% से ऊपर हो। अगला दिन सुबह आरव फिर से खुशमिजाज था। उसके शरीर में पिछली दिन की ट्रेनिंग के कारण दर्द था, लेकिन जब उसने अपने स्टैक पैनल में प्रगति देखी तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। किसी तरह माया ने सुबह उसकी मां की भूमिका निभाई और उसे रक्त पीने के लिए मजबूर किया ताकि उसकी सेक्सिटी 95% से ऊपर चली जाए, फिर ही वह यूनिवर्सिटी के लिए निकल सके। माया ने सुबह आरव की लड़ाई की शैली का अवलोकन किया। यह उसके मूल तरीके पर लौट गई थी, लेकिन इसमें अब भी वह पावर सेविंग मोड में प्रवेश करने के कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे। वह अनावश्यक आंदोलनों को छोड़ रहा था, अपनी ऊर्जा भविष्य की कठोर ट्रेनिंग के लिए बचा रहा था। दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेक्चर के लिए अलग हुए और आरव लेक्चर के बाद सीधे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हॉल गया, क्योंकि आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दिन था। ग्रेविटी हॉल के विपरीत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हॉल में कई प्रशिक्षक हर जगह थे, जो वजन उठाने, डमी पर अभ्यास करने और कठोर व्यायाम के दौरान प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे थे। आरव ने इसे 10 घंटे के लिए उपयोग करने का शुल्क चुकाया। हॉल में प्रशिक्षक ने पूछा, तुम लड़ाई में किस हथियार का उपयोग करना पसंद करोगे? आरव ने अपना जवाब दिया। प्रशिक्षक ने उसे भारी 25 किलो का तलवार थमाया। पहले 2.5 घंटे ऊपर से वार करना, अगले 2.5 घंटे क्रॉस स्लैश करना, फिर 2.5 घंटे थरस्ट करना और आखिरी 2.5 घंटे हिप स्लैश करना। प्रशिक्षक ने आरव को निर्देश दिया और मूव्स एक बार दिखाए। अगर सही किया तो तुम्हें वार्सिटी नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। प्रशिक्षक ने आरव के कंधे पर थपथपाते हुए चले गए। 25 किलो की तलवार आरव के लिए बेहद भारी थी। वर्तमान में वह अधिकतम 5 किलो का तलवार इस्तेमाल करता था और इसकी हल्की फील उसकी हथेली में पूरी तरह अलग थी। तुम लेट हो, पार्टनर। आरव ने अपनी बाईं ओर किसी की आवाज सुनी और देखा कि आदित्य 30 किलो की तलवार के साथ डमी पर ओवरहेड स्लैश कर रहा था। आरव ने उसे सिर हिलाकर नॉट किया और अपनी स्थिति लेकर ओवरहेड स्लैश शुरू किया। गलत, नोवा ने कहा और आरव ने पहला वार करते ही कोई वार्सिटी नोटिफिकेशन नहीं सुना। तुम्हारे शरीर की मांसपेशियों में संतुलन नहीं है। तुम्हारा दायां हिस्सा बायां से ज्यादा मजबूत है, इसलिए वार झुका हुआ है। इस पर सक्रिय ध्यान दो और तुम धीरे धीरे संतुलन हासिल कर लोगे, ग्रैंडपा नोवा ने कहा। आरव ने नोवा की बात मानी। पहले सही वार में 20 मिनट लगे, लेकिन जल्द ही वह हर 10 वार में एक सही वार पर नोटिफिकेशन पाने लगा। ट्रेनिंग ग्रेविटी चैम्बर के मुकाबले हल्की थी, लेकिन इस बार उसके हाथ भारी लग रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद 25 किलो की तलवार आरव के लिए 250 किलो जैसी लगने लगी। उसके शरीर में पर्याप्त ताकत नहीं थी। कल्पना करो, आरव, कल्पना करो कि ये दिया है, वह झूठी, धोखेबाज बच्चा। नोवा ने आरव को मोटिवेट किया जब वह धीमा होने लगा। ये पुराने AI के लिए फिर से एक बड़ा दिन था। इस बीच पृथ्वी पर, भगवान, उसने नामांकन नहीं कराया। भानु ने अंतिम लिस्ट देखकर जोर से गाली दी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट टूर्नामेंट अर्जुन द्वारा आयोजित किया गया था, जो दुनिया भर के युवा मार्शल आर्ट्स योद्धाओं के लिए सबसे बड़ा मंच माना जाता था। यहाँ हर साल केवल सबसे ताकतवर और तेज खिलाड़ी ही चुनिंदा होते थे। इस टूर्नामेंट में हर विजेता को 2 लाख गोल्ड का इनाम मिलता था या फिर उसे एक विशेष इच्छा पूरी कराने का अवसर भी मिलता। यह अवसर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। हाल ही में आरव के हाथों भानु की हार ने उसकी प्रतिष्ठा को धक्का दिया था। ये टूर्नामेंट उसके लिए केवल इनाम का माध्यम नहीं था, बल्कि अपनी असली ताकत साबित करने और समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी था। भानु जानता था कि अगर वह यहाँ जीतता है
तो उसकी प्रतिष्ठा वापस लौट आएगी और उसके सामने आने वाले किसी भी विरोधी से वह डर नहीं दिखाएगा। टूर्नामेंट 2 श्रेणियों में बंटा था, अंडर 19 और ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में दुनिया के सबसे अनुभवी और मजबूत योद्धा शामिल थे। भानु के लिए ये जीत पाना लगभग असंभव था, लेकिन चूंकि उसकी उम्र केवल 18 साल थी, इसलिए अंडर 19 कैटेगरी में उसका मौका अभी भी जीवित था। भानु इस बार दृढ़ निश्चय था कि वह आरव से जरूर भिड़ेगा। उसकी योजना थी कि जीतकर वह आरव को चुनौती दे और अपने आप को साबित करे। लेकिन जैसे ही अंतिम लिस्ट में नाम देखा, भानु को समझ में आया कि आरव ने नामांकन ही नहीं कराया। भानु ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर तुम आरव से लड़ना नहीं चाहते तो भी तुम मुझसे लड़ोगे। मैं जीतने के बाद अपनी इच्छा का इस्तेमाल तुम्हें एक और चुनौती देने में करूंगा। टूर्नामेंट की तारीख 2 महीने बाद थी। भानु ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इन 2 महीनों में अपनी पूरी ताकत जुटाएगा, हर अभ्यास करेगा, हर कमजोरी दूर करेगा और तब तक इतना मजबूत बनेगा कि अंडर 19 कैटेगरी का कोई भी योद्धा उसे आसानी से हरा न सके। वह जानता था कि यह केवल जीत का अवसर नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है। भानु की आंखों में अब सिर्फ जीत की चमक थी और दिल में यह निश्चय कि वह लौट कर आएगा और हर किसी को दिखाएगा कि भानु केवल 18 का नहीं, बल्कि एक असली योद्धा है। वार्सिटी नोटिफिकेशन, आपने सही स्ट्राइक की है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आरव नोटिफिकेशन की बाद में डूब गया क्योंकि पहली बार उसने लगातार 6 तलवार के थ्रस्ट सही किए। वह लगभग 8 घंटे से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और अब अपने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में था। आरव को अपने दाएं हाथ की मांसपेशियों में जोर का खिंचाव महसूस हुआ, जबकि बाएं हाथ की मांसपेशियां तंगी और संकुचित महसूस हो रही थीं। इसका कारण ये था कि आरव जीवन में राइट हैंडेड था और रोजमर्रा के कामों में अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करता था, जिससे दाएं हाथ की मांसपेशियों का विकास तेज था और बाएं हाथ पीछे रह गया था। हालांकि सही मुद्रा में तलवार के थ्रस्ट करने से दोनों हाथों को समान बल लगाना पड़ता, जिससे बाएं हाथ पर तनाव और दाएं हाथ पर आराम महसूस होता। आरव ने पूरे दिन केवल 2 पॉइंट स्ट्रेंथ में बाए थे, लेकिन उसने समझ लिया कि इसका कारण ये था कि उसके सही थ्रस्ट गलत थ्रस्ट का अनुपात बेहद कम था। आज की ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात यह थी कि वार्सिटी आरव के हर तलवार स्ट्राइक को जांच रही थी। यदि उसका स्ट्राइक थोड़ा भी गलत होता तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता। केवल पूरी तरह सही स्ट्राइक पर ही नोटिफिकेशन सुनाई देता। यह अतिरिक्त समय आरव को एक मजबूत तलवारबाजी आधार देगा और केवल परफेक्ट स्ट्राइक के लिए मांसपेशियों की मेमोरी विकसित करेगा। यहाँ तक कि सबसे अच्छे इंस्ट्रक्टर भी ऐसे छोटे छोटे दोष नहीं पकड़ सकते थे, और यह आरव के लिए निश्चित रूप से बड़ा फायदा था। आखिरकार 10 घंटे खत्म हुए और हॉल के सभी प्रशिक्षकों ने सभी को जाने को कहा। जैसे ही आरव ने अपनी 25 किलो की तलवार नीचे रखी, उसके हाथ अचानक हल्के महसूस हुए। ट्रेनिंग के बाद आदित्य ने आरव की पीठ थपथपाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आरव की पीठ पर जोर का थप्पड़ लग गया। स्लैप। आरव ने मुंह सिकोड़ते हुए आदित्य की ओर देखा, सोचते हुए कि क्या ये पंख लड़ाई शुरू करना चाहता है। लेकिन आदित्य तुरंत माफी मांगने लगा, तो आरव ने मामला छोड़ दिया। माफ करना, माफ करना। भगवान, ये हल्कापन सच में असली है, आदित्य ने कहा। ज्यादा मत सोचो, आरव ने कहा, हालांकि वह इस समय डेमीगॉड रक्त के लिए गहरी लालसा महसूस कर रहा था। तो रावण, क्या मुझे तुम्हारे और माया डब्ल्यूएस के साथ घूमने आ सकता है? मैं अकेला हूं और इतनी कठोर ट्रेनिंग के बाद डॉम वापस जाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी मदद अच्छी होगी, आदित्य ने पूछा। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर आदित्य को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, सोचते हुए कि क्या उसे टीम में शामिल करना सही रहेगा। उसने और माया ने इस पर चर्चा की थी कि उन्हें टीम के सदस्य जोड़ने की जरूरत है, और जबकि आरव आम तौर पर इस सुनहरे बालक को पसंद नहीं करता था, वह कड़ी मेहनत करता था और कुल मिलाकर अच्छा लगता लग रहा था। मुझे पहले माया से पूछना पड़ेगा, आरव ने आखिरकार कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब दिया। ओह, समझ गया, महिला ही बड़ी बॉस है, आदित्य ने अंततः कहा, और आरव ने उसकी बात सुनकर भौहें ताने। इडियट, इडियट, उद्धरण। आरव और नोवा ने एक ही समय पर एक ही लहजे में कहा, आदित्य के शब्दों को देखकर उसे बेवकूफ समझते हुए। दोनों कमरे से बाहर निकले तो देखा कि माया आरव का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने उसे देखकर गहरी झुकाई। माया ने भौहें तानी और आरव से पूछा, ये सब क्या है? आरव ने माया का हाथ पकड़कर आदित्य से दूर किया और यह चर्चा शुरू की कि क्या उस लड़के को उनकी टीम में स्वागत करना चाहिए। माया इसके खिलाफ नहीं थी। कुछ समय बाद आरव ने आदित्य को इशारा किया कि वह उनके साथ घर लौट सकते हैं।
आदित्य सच में बहुत खुश था। उसकी मुस्कान चेहरे पर खिल गई जब आरव ने हाँ कहा। उसने तुरंत जमीन पर सिर झुकाया और कहा, मेरी रानी माया द ब्लडलेस, इस कृपा के लिए धन्यवाद। मैं जंगल में हमेशा आपकी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर तुम फर्श पर मौजूद कीटाणुओं से खुद को बचा सको तो वह पर्याप्त होगा। माया ने ठंडे अंदाज में कहा और आरव के साथ बाहर चलने लगी। पीछे आदित्य मुस्कुराता हुआ। कुछ ही समय बाद उसी जगह सोहन गहरी भौहें ताने फर्श पहुंच रहे थे और धीरे से बड़बड़ा रहे थे, मूर्ख लड़की, यहाँ कोई कीटाणु नहीं है, कैसे तुम मेरे काम का अपमान कर सकती हो। सोहन को अपनी सफाई क्षमता पर गर्व था और किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो ये सीधे उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। वह जानता था कि उसके कार्यों में कोई कमी नहीं है और ऐसी टिप्पणी उसके लिए व्यक्तिगत अपमान जैसा था। उसे यकीन था कि माया जानती थी कि वह कहीं सुन रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर यह टिप्पणी की। लेकिन आज उसकी भौहें तानने का असली कारण माया की बात नहीं थी। असली कारण था आदित्य के स्टैट्स की जांच में उसकी असमर्थता। हर बार जैसे ही वह प्रयास करता, किसी अदृश्य उच्च शक्ति ने उसे रोक दिया। ये शक्ति इतनी ठंडी और भयानक थी कि पीक टियर 4 पावरहाउस जैसे सोहन भी उसके सामने काम पुटते। लड़के पर नजर रखनी होगी, वह गहरी रहस्यों को छुपा रहा है। सोहन ने खुद से बदबदाया और मानसिक नोट बनाया। यह उसका फर्ज था कि वह आरव और माया की सुरक्षा सुनिश्चित करे, चाहे उसे इसके लिए किसी भी तरह की जानकारी जुटानी पड़े। आरव ने कोशिश की कि वह सोहन नाम को याद करे, लेकिन दिमाग में कोई तस्वीर या पहचान नहीं बन पा रही थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई मामूली साइड कैरेक्टर है, लेकिन माया और नोवा का व्यवहार देखकर यह स्पष्ट था कि सोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके भीतर छिपी ताकत और रहस्य अभी भी सभी के लिए पहेली बने हुए थे और आरव की जिज्ञासा इसे और बढ़ा रही थी। हालांकि आरव को यह नहीं पता था कि आदित्य का असली नाम सिग्मा में इस्तेमाल नहीं किया गया था और वह टियर 1 पर पहुंचने तक अपना असली नाम लेने वाला था। आदित्य की असली पहचान थी अस्मोडस द रीपर, डियर का कट्टर अनुयायी और एक काय चालाक, जो अपने पिता के सबसे करीबी लोगों में घुसकर एक दिन उसे धोखा देकर मार देगा, अपनी शक्ति डियर को समर्पित करेगा। आदित्य के अंदर गर्व का दानव राजा अस्मोडियस की आत्मा थी, जो टियर 1 तक पहुंचने के लिए अपने कंटेनर का इंतजार कर रही थी। इस आत्मा ने आदित्य को उन सभी जादुई निरीक्षणों से बचाया ताकि टियर 1 तक आदित्य पकड़ा न जाए। अनजाने में आरव ने अपनी टीम में सबसे खतरनाक प्रकार का दानव शामिल कर लिया था। यहाँ बडिंग बॉन्ड्स अध्याय का हिंदी अनुवाद दिया गया है। बढ़ते संबंध। आरव की दिनचर्या तेजी से आगे बढ़ी। तलवारबाजी के प्रशिक्षण के बाद अगला दिन पुस्तकालय लाइब्रेरी में बीता। पुस्तकालय के अंदर आरव ने पाई कि मेजों पर हर तरह के किताबी कीड़ों नर्ड्स को बैठे देखा। प्रशिक्षण हॉल की तुलना में उन लोगों में मांसपेशियों की स्पष्ट कमी थी जिन्होंने अपना समय पुस्तकालयों के भीतर बिताना चुना था। पुस्तकालय के अंदर आरव का काम पहेलियां सुलझाना था और स्पष्ट रूप से उसे हल की गई हर पहेली के लिए एक स्टार्ट पॉइंट मिलता था। हालांकि शर्त ये थी कि उसे इसे खुद करने का तरीका खोजना था। यदि उसे पहले से ही उत्तर पता होता तो यूनिवर्सिटी उसे कोई स्टैक पॉइंट नहीं देने वाली थी। नोवा इस नियम का अपवाद था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सकती थी कि आरव अपने मन के भीतर ग्रैंडपा से बात करके धोखाधड़ी कर रहा है या नहीं। हालांकि जबकि नोवा समय समय पर आरव का मार्गदर्शन करता था, वह उसे बिना उत्तर दिए संघर्ष करने देता था, क्योंकि नोवा चाहता था कि आरव गहराई से सोचे और वास्तव में समस्या सुलझाने वाली मानसिकता विकसित करे। किसी समस्या को हल करने के पीछे की विचार प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण थी। हालांकि आरव नोवा को एक चीट की तरह इस्तेमाल करके स्टैक पॉइंट हासिल कर सकता था, लेकिन यह उसके लिए वास्तव में फायदेमंद नहीं होता क्योंकि वह अपनी महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित नहीं कर पाता। पहेलियों में गणित की समस्याओं से लेकर पहेलियां सुलझाने और रूबिक क्यूब जैसी वस्तुएं शामिल थीं। हालांकि यह सब तब आसान था जब कोई जानता हो कि इसे कैसे हल करना है, लेकिन समस्या सुलझाने की प्रक्रिया सीखने से आरव को अपनी कुछ अत्यंत आवश्यक दिमागी कोशिकाओं ब्रेन सेल्स को विकसित करने में मदद मिली। पहले ही दिन आरव 3 पहेलियां सुलझाने में सफल रहा, जिससे कमरे में मौजूद हर नर्ड प्रभावित हो गया, जबकि आदित्य एक भी हल न कर पाने के कारण उसे निराशा भरी नजरों से घूरता रहा। अगला दिन शायद उन सभी में सबसे महंगा प्रशिक्षण दिवस था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान शारीरिक संरचना प्रशिक्षण था। इसकी लागत प्रति घंटे 400 मेरिट पॉइंट थी, जिसका अर्थ था कि अकेले प्रशिक्षण से आरव का एक दिन का खर्च 4000 मेरिट पॉइंट्स के करीब था।
सुबह के लेक्चर के लिए भुगतान किए गए 500 मेरिट पॉइंट्स को जोड़कर उसका एक दिन का खर्च कुल 4500 मेरिट पॉइंट्स तक पहुंच गया, जिससे उसकी पूरी बचत साफ हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेनिंग में आरव को पहले पूरी तरह से निर्वस्त्र किया गया और कुछ नर्सों द्वारा उसकी जांच की गई, जिन्होंने उसकी हड्डियों और शरीर की हर मांसपेशी को सावधानीपूर्वक महसूस किया। पहले 3 घंटों तक उन्होंने केवल आरव के शरीर पर वहां निशान लगाए जहां उन्हें कोई समस्या या दोष महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने उन चिन्हों के साथ आरव की मांसपेशियों को क्षतिग्रस्त करना शुरू किया और जहां आवश्यक महसूस हुआ वहां हड्डियों में हेयर लाइन क्रैक, बारीक दरारें दी। आरव शाब्दिक रूप से यातना से गुजर रहा था। अपना मुखौटा मास्क न हटाने की जिद के कारण वह अकेला था जिसने अपनी चीखों को दबाने के लिए माउथपीस नहीं पहना था। प्रक्रिया के दौरान वह दर्द से कराह रहा था। प्रक्रिया समाप्त होने से पहले उसका एचपी हेल्थ पॉइंट्स एक खतरनाक लाल स्तर तक गिर गया था और उसे ठीक होने के लिए एक जड़ी बूटी वाले स्नान हर्बल बाथ में डाल दिया गया। यदि किसी को लगता था कि मांसपेशियों का फटना और हड्डियों का टूटना दर्दनाक था, तो उसने स्पष्ट रूप से हर्बल बाथ की भयावहता को महसूस नहीं किया था। पिछली दर्द में तकलीफ केवल उन क्षेत्रों तक सीमित थी जहां आरव घायल था, लेकिन हर्बल बाथ ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसकी त्वचा का हर इंच असहनीय दर्द में डूब गया। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेनिंग निस्संदेह कमजोर इच्छाशक्ति वालों के लिए नहीं थी, क्योंकि शारीरिक संरचना में ठोस सुधार देखने के लिए जिस स्तर के दर्द से गुजरना पड़ता था वह वास्तव में हास्यास्पद अत्यधिक था। 7 घंटे की सुन्न कर देने वाले स्नान के बाद आरव ने केवल 2 स्टैट पॉइंट्स हासिल किए, जिससे उसका मूड काफी खराब हो गया। आमतौर पर पहले सत्र में 7 से 10 तक सुधार मिलना चाहिए था जैसा कि आरव ने सुना था, लेकिन उसका प्राइमोर्डियल वैम्पायर शरीर पहले से ही आम आदमी की तुलना में बहुत बेहतर और परिष्कृत था, इसलिए उसे ठोस सुधार के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी। आरव के लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि आदित्य को अपने सत्र के बाद केवल 1 अंक मिला था और वह आरव से भी अधिक खराब मूड में था। अगला दिन शनिवार का दिन था और सप्ताह का अंतिम प्रशिक्षण एंड्योरेंस सहनशक्ति प्रशिक्षण था। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कई दौड़ने वाले रास्तों के साथ एक विशेष ऑक्सीजन की कमी वाला पहाड़ी क्षेत्र बनाया था। स्टेमिना और एंड्योरेंस दोनों को प्रशिक्षित करने के लिए बस खड़ी और संकरी ढलानों के खिलाफ बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के रास्तों पर दौड़ते रहना था। आरव और आदित्य इस प्रशिक्षण के दौरान पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर दौड़े। एक दूसरे की उपस्थिति दोनों के लिए एक अच्छा प्रेरक थी। दोनों में गर्व की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने एक दूसरे से पीछे हटने या सांस लेने के लिए रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना उनकी कमजोरी को दर्शाता। रावण, तुम जब चाहो ब्रेक ले सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आदित्य ने कहा। क्यों, क्या तुम अभी से थक गए? आरव ने हाँफते हुए उत्तर दिया। नहीं, मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा तुम्हारी सांस फूल रही है, आदित्य ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, आरव ने कहा और दोनों दांत पीसकर दौड़ते रहे। दोनों अंततः उन संघर्षों पर एक दूसरे के करीब आने लगे जिनसे वे दिन प्रतिदिन गुजरते थे। धीरे धीरे आरव आदित्य की उपस्थिति का आदी हो गया और उसे खुशी होने लगी कि उसका एक ऐसा दोस्त है जिसका लक्ष्य समान है और जिसकी कार्यक्षमता वर्क एथिक उसके जैसी ही है। आरव अपने पिछले जीवन में कई लोगों से मिला था, लेकिन शायद ही किसी में जुनून का वह स्तर था या उस ऊर्जा से मेल खाता था जो आरव के जीवन के पतन से पहले उसमें हुआ करती थी, और आदित्य उन दुर्लभ लोगों में से एक था। सोहन के खिलाफ रेस लगाते समय नोवा को एक बार भी आरव को प्रेरित नहीं करना पड़ा। अंत में 10 घंटे के भीषण प्रशिक्षण के बाद इस जोड़ी ने एंड्योरेंस में 4 और अपने स्टेमिना पैनल में 20 से अधिक अंक जोड़े और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ बाहर निकले। सप्ताह का अंतिम दिन रविवार था, जिसका अर्थ था कॉम्बैट युद्ध प्रशिक्षण। ये वह दिन था जब शिक्षक आमने सामने की लड़ाई का निरीक्षण करते थे। रविवार को कोई व्याख्यान लेक्चर्स नहीं होते थे और विश्वविद्यालय जाने वाला हर छात्र कॉम्बैट एरिना के अंदर मौजूद होता था, जहां वे या तो स्वयं लड़ रहे होते थे या किसी लड़ाई का निरीक्षण कर रहे होते थे। कॉम्बैट एरिना के भीतर कुल 32 फाइटिंग रिंग्स थीं, जिसका अर्थ था कि एक साथ कुल 64 लोग लड़ सकते थे। आमतौर पर एक अभ्यास लड़ाई स्पार्क लगभग 5 मिनट तक चलती थी और सुबह के समय कॉम्बैट एरिना के लगभग 5 घंटे तक खुला रहने के कारण किसी भी रविवार को लगभग 3000-4000 लोग कम से कम एक बार एरिना में लड़ सकते थे। आरव का टोकन नंबर 1145 था और जिस प्रतिद्वंद्वी के साथ उसका मुकाबला हुआ था वह म्यूटेटेड ऑर्क प्रजाति का एक T0 योद्धा था जो अपनी 4 भुजाओं में 4 हथियार रखता था। आरव को अपनी बारी आने के लिए पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, जिस दौरान उसने वहां हो रही कई अच्छी लड़ाइयों का आनंद लिया।
विश्वविद्यालय के सकारात्मक बिंदुओं में से एक ये था कि हालांकि नामांकित अधिकांश लोग अमीर और बिगैल थे, लेकिन वे सभी युद्ध कला में शिक्षित थे। उन्हें कम उम्र से ही प्रशिक्षित किया गया था और उनमें गर्व की उच्च भावना थी, जो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती थी। लड़ाई का स्तर अच्छा था। हालांकि आरव ने अपने जीवन में इससे कहीं बेहतर लड़ाइयाँ देखी थीं, फिर भी वह विश्वास के साथ कह सकता था कि अकादमी के योद्धा TA0 और TA1 की प्रतिभाओं में आसानी से शीर्ष 5% में आते थे। आरव ने माया की लड़ाई का भी आनंद लिया जब उसका सामना एक एल्वन आर्चर से हुआ। माया न केवल लड़ाई के दौरान बहुत फुर्तीली थी, बल्कि उसने अपनी फेंकने वाली ब्लेड का उपयोग घातक सटीकता के साथ किया। उसने अपने खंजर डैगर फेंककर सामने से आते तीरों को हवा में ही रोक दिया और केवल 2 मिनट 40 सेकंड के छोटे से मुकाबले में दुश्मन को हरा दिया। धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने के बाद अंततः आरव को लेने का मौका मिला। शुरुआत में ही जैसे ही आरव अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि कद काठी में बहुत बड़ा अंतर था। ओर्क विशाल था, जिसकी ऊंचाई 9 फीट से अधिक और चौड़ाई 2 फीट से ज्यादा थी। वह किसी विशाल दानव बहीमौत की तरह बना हुआ था। हालांकि ओर्क केवल टियर 0 का था, लेकिन उसकी प्रजाति की ताकत रेशियल स्ट्रेंथ का मतलब था कि वह उसी टियर के अन्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में काफी मजबूत था। अपनी 4 भुजाओं में 2 विशाल युद्ध कुल्हाड़ियां, बैटल एक्सेस और 2 भारी तलवारें लिए हुए, वह किसी के लिए भी सामना करने वाला सबसे डरावना प्रतिद्वंद्वी था। देखो, ये द हाउंड उस जानवर द बीस्ट का सामना कर रहा है। क्या नकाबपोश लगता हाउंड नहीं है? वह ओर्क की तुलना में बहुत छोटा लग रहा है। ओर्क के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउंड एक जादूगर मेज है, वह बस अपनी दूरी बनाए रखेगा और आग के गोले फायर स्पेल्स दागता रहेगा। ओह हाँ, वह एक मैच है। सबकी निगाहें आरव की लड़ाई पर थी। तभी प्रोफेसर बीच में आए और मुकाबले के नियम समझाए। दोनों पक्षों ने अपने हथियार छुए और फिर प्रोफेसर के संकेत पर लड़ाई शुरू करने के लिए दूरी बनाई। ओर्क अपनी जगह पर खड़ा रहा, आरव के पहले कदम का इंतजार करने लगा। आरव ने एक आग का गोला बनाने और दूर से हमला करने के बारे में सोचा। लड़के, ये सिर्फ एक अभ्यास है। अगर तुम यहाँ अपनी तलवारबाजी का परीक्षण नहीं करोगे तो कब करोगे? काया बनना बंद करो और एक असली मर्द की तरह लड़ो। नोवा ने आरव के मंत्र को बीच में ही रोक दिया। उसने जोर दिया कि आरव शारीरिक युद्ध लड़े, भले ही यह उसके लिए नुकसानदेह होने वाला था। आरव को यह विचार बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने दांत पीसे रेव स्लैशर को म्यान से बाहर निकाला और हमला कर दिया। आरव ने रेव स्लैशर से विंड स्लैश हमले का उपयोग किया और हवा के माध्यम से तलवार का एक काटता हुआ प्रहार किया, जिससे ओर्क को बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्लॉक। ओर्क ने अपने चारों हथियारों को क्रॉस किया और आसानी से आने वाले विंड स्लैश को रोक दिया, जबकि उसने चार्ज करते हुए आरव पर अपनी पैनी नजर रखी। तुरंत ही आरव ने बड़े प्रतिद्वंद्वी के पैरों पर हमला करने की कोशिश की। वह लुका और ओर्क के पैरों पर प्रहार करने का प्रयास किया। हालांकि ओर्क इसके लिए तैयार था। वह कूदा और अपनी तलवारों के साथ नीचे की ओर जोरदार हमला किया, जिससे आरव बाल बचा। ओह! भीड़ उस करीबी बचाव को देखकर दंग रह गई। आरव वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ओर्क की दोहरी कुल्हाड़ी के वार को अपनी छोटी तलवार से रोकने की कोशिश की, वह हवा में उड़ गया। आरव फाइटिंग एरिना में 4 बार लुका और रुकने से पहले गिरने के कारण उसे 40 HP का नुकसान हुआ। आरव खड़ा हुआ, दांत पीसे और सीधे फिर से हमले के लिए गया। मुझे समझ नहीं आता, एक मैच शारीरिक युद्ध लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या हाउंड पागल है? मुझे लगता है कि वह उन लोगों में से है जिन्हें बाधाओं, हैंडीकैप के साथ मजबूत विरोधियों का सामना करने में मजा आता है। सन की किस्म का, बिल्कुल पागल। मुझे लगता है कि उसकी मैच क्षमताओं के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती होगी, वरना वह उनका उपयोग जरूर करता। अपने दूसरे हमले में आरव प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने में बहुत अधिक सावधान था। उसने फिर से लुकने का नाटक किया ताकि दुश्मन को लगे कि वह फिर से उसके पैरों को निशाना बना रहा है। हालांकि जैसे ही ओर्क अपनी तलवारों से नीचे की ओर वार करने आया, आरव ने उसके जबड़े पर सीधे एक रिवर्स ड्रॉप किक जड़ दी, जिससे वह विशालकाय ओर्क कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अरहा चविके! ओर्क बुदबुदाया। अपने क्षणिक भ्रम में वह आरव को अपने पीछे लुकते हुए नहीं देख पाया। आरव ने उसके घुटनों के पीछे की नसों को काट दिया, जिससे वह लखड़ाया और मुंह के बल गिर पड़ा। आरव ने तुरंत अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी और ठंडी आवाज में कहा, तुम हार गए। प्रोफेसर इस मूल्यांकन से सहमत हुए और उन्होंने आरव को मुकाबले का विजेता घोषित किया,
जिससे दर्शक दीर्घा में कई लोग चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि आरव एक दुर्जय योद्धा और एक जादूगर दोनों था, और विश्वविद्यालय के भीतर उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ रही थी। तीनों माया, आरव, आदित्य द्वारा आमने सामने की लड़ाई के पहले दिन प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने के साथ ही विश्वविद्यालय की कई प्रभावशाली ताकतों ने इस समूह पर गौर करना शुरू कर दिया था। उसी शाम, इस थकाऊ सप्ताह के अंतिम एजेंडे के लिए आरव मॉर्निंग स्टार ग्रह पर था। वह लगभग 10 दिनों के बाद यहाँ लौटा था और उसका गंतव्य रेड हैंड मर्सिनरी किराए के सैनिक समूह का मुख्यालय था। आरव पुराने प्रिंसिपल की सलाह का अक्षरशः पालन करना चाहता था, और इसलिए उसने मॉर्निंग स्टार के भीतर निचले स्तर के मिशन करके अपने सप्ताह को समाप्त करने का निर्णय लिया। आदित्य भी उसके साथ था, और दोनों रेड हैंड में शामिल होने पर सहमत हुए। रेड हैंड समूह एक बहुत ही प्रसिद्ध मर्सिनरी समूह था, और यह विशेष रूप से अपने निचले रैंक के सदस्यों के साथ देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए जाना जाता था। हालांकि आरव और आदित्य द्वारा इसे अन्य समूहों पर प्राथमिकता देने का कारण ये था कि रेड हैंड समूह उन सदस्यों के लिए कोई अनिवार्य मिशन जारी नहीं करता था जिन्हें समूह के कोर मुख्य सदस्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। पंजीकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। कोई भी एक स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन के मामूली शुल्क के साथ समूह में शामिल हो सकता था और क्वेस्ट बोर्ड से कोई भी F रैंकिंग वाला मिशन ले सकता था। एडवेंचरर रैंक में आगे बढ़ने के केवल 2 तरीके थे, पहला मिशन पूरा करना और दूसरा किसी वरिष्ठ का सिफारिशी पत्र। प्रत्येक F रैंक के सदस्य को A रैंक तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 F रैंक के मिशन पूरे करने की आवश्यकता थी, और आरव आने वाले वर्ष में केवल A रैंक तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। दूसरी ओर आदित्य बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। वह जितनी जल्दी हो सके रैंकों में ऊपर उठना चाहता था और समय के साथ कठिन से कठिन मिशन लेना चाहता था। आरव ने अपने उपनाम रावण के तहत पंजीकरण कराया और रेड हैंड समूह का गर्वित सदस्य बनने के लिए शुल्क का भुगतान किया। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पृथ्वी से उसका पिछला गुरु, वही जो पहले अवेकनिंग जागृति के कुछ दिनों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में ग्रह से गायब हो गया था, इस समूह का ग्रैंड एल्डर था। आरव ने अपना दिन लोगों के पिछवाड़े साफ करने या नागरिकों के छतों पर पत्तों से भरे साइलों को साफ करने जैसे तुच्छ मिशनों में बिताया। इस प्रक्रिया में उसने 3 चांदी के सिक्कों की मामूली रकम कमाई और एक ही दिन में 4 मिशन पूरे किए। एक ही दिन में 4 मिशन बुरा नहीं है। आरव के पीछे एक भारी आवाज गूंजी। जब वह मुड़ा तो ये देखकर चौंक गया कि वह कोई और नहीं बल्कि मास्टर ऑफ केओस था, एक साथी पृथ्वीवासी और स्कूल में आरव का सीनियर, पृथ्वी के बेहतरीन योद्धाओं में से एक। धन्यवाद, आरव ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लखा गई क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह व्यक्ति उसकी पहचान उजागर न कर दे। आजकल बहुत कम युवा F रैंक में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वे शामिल होते ही आसमान छूना चाहते हैं और सीधे C या B रैंक तक पहुंचना चाहते हैं, ये सोचकर कि वे कोई बड़े तोप हैं। मास्टर ऑफ केओस ने कमरे के एक कोने में मुंह लटकाए बैठे आदित्य की ओर चिढ़ भरी नजर डालते हुए कहा। हे, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, आदित्य उस अपमान पर चिढ़ते हुए चिल्लाया। मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, बदतमीज लड़के, मास्टर ऑफ केओस ने वापस चिल्लाकर कहा। आदित्य ने मेज पर हाथ पटका और गुस्से में उस मानव की ओर बढ़ा, लेकिन जब तक वह मास्टर ऑफ केओस के पास पहुंचा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसे याद आया कि कुछ ही क्षण पहले वह उस व्यक्ति से अपमानजनक तरीके से हार चुका था। दरअसल मास्टर ऑफ केओस संगठन के भीतर एक C रैंक का एडवेंचरर था, और यदि वह चाहता तो आदित्य की पदोन्नति के लिए सिफारिशी पत्र लिख सकता था। हालांकि जब उसने आदित्य के लिए यह उपकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में आदित्य ने अभी यह रैंक कमाई नहीं थी, तो आदित्य ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और हार गया। वह न केवल हारा बल्कि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। टियर 0 का आदित्य अपने टियर 3 के प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मुकाबला नहीं था, जिसने बिना उंगली उठाए उसे खिलौने की तरह हराकर धूल चटा दी थी। अपनी मेहनत जारी रखो, मास्टर ऑफ केओस ने आरव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, जबकि उसने जाते जाते आदित्य के कंधे को इतनी जोर से दबाया कि वह दर्द से कराह उठा। कमीना, आदित्य ने दर्द में अपना कंधा पकड़ते हुए कोसा, लेकिन टियर 3 का वह योद्धा आदित्य की चीखों पर केवल दिल खोलकर हंसा। आरव ये देखकर थोड़ा हैरान था कि उसके भाई के गिल्ड का एक सदस्य रेड हैंड समूह में शामिल हो गया था। उसे पता था कि अगर पृथ्वी से इतना मजबूत कोई व्यक्ति इस गिल्ड में शामिल हुआ है, तो पर्दे के पीछे जरूर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे वह अनजान था, लेकिन उसका भाई शायद जानता हो। अगला दिन, सप्ताह एक बार फिर शुरू हुआ और आरव के लिए वही थका देने वाली दिनचर्या वापस आ गई।
सप्ताह का पहला प्रशिक्षण डेक्सटेरिटी निपुणता प्रशिक्षण था। यह एकमात्र स्टैट था जो पिछले हफ्ते उससे छूट गया था क्योंकि प्रिंसिपल ने दूसरे दिन पाथ ऑफ द परफेक्ट योद्धा का परिचय दिया था। आरव ने बहुत विचार विमर्श के बाद ब्लैक स्मिथिंग लोहारगिरी हॉल ज्वाइन किया। क्राफ्टिंग की कला में पूर्ण नौसिखिया एब्सोल्यूट नोविस के रूप में परीक्षण किए जाने के बाद उसे विफल परियोजनाओं को वापस पिघलाकर शुद्ध धातु बनाने का काम दिया गया और गर्म गोल वस्तुओं को हथौड़े से पीटकर उन्हें चपटा करने का काम सौंपा गया। लोहार खाने स्मिथ में काम करते हुए आरव को एहसास हुआ कि उसे वहां काम करना बहुत पसंद है, लेकिन निस्संदेह उसमें इसके लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रतिभा की कमी थी। काम बहुत मजेदार था, लेकिन उसे किसी न किसी तरह सब गड़बड़ करने की गजब की आदत थी। स्मिथी में काम करने के 10 घंटों के दौरान 4 बार पसीने से तर हथौड़ा उसके हाथों से फिसला और एक बार तो वह सीधे उसके साथी कर्मचारी आदित्य के सिर पर जा लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसके हथौड़ा चलाने का कौशल इतना खराब था कि वह अक्सर वस्तु के केंद्र को चूक जाता था, जिससे वह गर्म लोहे की गेंद मेज से उठकर अजीब कोनों पर गिरती और दूसरे कर्मचारियों को जला देती। हालांकि उसकी सबसे बड़ी गलती निस्संदेह वह थी जब उसने गलती से गेंद पर गलत तरीके से हथौड़ा चलाया और वह सीधे एक साथी महिला कर्मचारी के कूल्हों आस पर जा लगी, जिससे वह दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी। 10 घंटे समाप्त होने तक आरव को मुख्य लोहार हेड ब्लैकस्मिथ द्वारा व्यक्तिगत रूप से डांट खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने उसे स्मिथी में प्रवेश करने वाला अब तक का सबसे अक्षम मोस्ट इनकॉम्पिटेंट छात्र करार दिया। 2 महीने बाद और अंडर 19 पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा टूर्नामेंट के विजेता हैं बेनेडिक्ट डेविनोरम, उद्घोषक ने चिल्लाकर घोषणा की और भानु ने गर्व से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। 12 लाख से अधिक दर्शकों की भीड़ से तालियों और गूंजती आवाजों की बारिश होने लगी। भानु को आखिरकार लगा कि उसने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया है। अर्जुन ने भी तालियां बजाईं और वह फाइट एरिना में नीचे उतरा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पहले उस योद्धा की प्रशंसा की जो फाइनल में हार गया था और फिर भानु को उसकी जीत पर बधाई दी। धन्यवाद महान शकुनी, भानु ने अर्जुन के सामने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। नौजवान, तुम्हारी क्या इच्छा है? धन या तुम्हारी कोई विशेष विनती है? अर्जुन ने भानु से पूछा। महाराज, मैं चाहूंगा कि मेरी एक विशेष विनती पूरी की जाए, भानु ने कहा, जिसके साथ ही पूरी भीड़ से ओह की आवाजें आने लगीं। कहो, अगर यह उचित होगी तो इसे जरूर पूरा किया जाएगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। टूर्नामेंट का पूरा विचार दुनिया में खुशी की लहर लाना और मानवता की सभी होनहार प्रतिभाओं में निवेश करना था, ताकि संसाधनों की कमी के कारण वे अपने विकास के पथ पर पीछे न छूट जाएं। हालांकि मैंने अंडर 19 का खिताब जीत लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जीत पूरी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अंडर 19 श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आपके छोटे भाई आरव राजपूत ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। मेरी इच्छा आरव के साथ द्वंद्व पॉइंटर्स एक्सचेंज करने की है, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी कमियां कहां हैं और भविष्य में सुधार कर सकूं, भानु ने बहुत विनम्र लहजे में कहा, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके शब्दों के पीछे छिपे व्यंग्य को महसूस कर सकता था। ओह अच्छा, अर्जुन ने कहा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसका ऑरा प्रभाव मंडल थोड़ा बढ़ा, जिससे दबाव के कारण भानु पसीने से तरबतर हो गया। अर्जुन के मन में उस लड़के के लिए सारा सम्मान खत्म हो चुका था, लेकिन भीड़ के उत्साह को देखते हुए वह जानता था कि भानु ने इस इच्छा को मांगने के लिए बहुत सही समय चुना है। अर्जुन ने भीड़ पर नजर दौड़ाए। उसकी सुनने की अद्भुत क्षमता ये समझ पा रही थी कि लोग क्या कानाफूसी कर रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ऑरा को वापस खींच लिया। बिल्कुल, इसका प्रबंध किया जा सकता है, बशर्ते आरव के पास इसके लिए समय हो। मैं उससे संपर्क करूंगा, लेकिन मैं उसके सहयोग की गारंटी नहीं दे सकता। आखिर वह अपनी इच्छा का मालिक है, अर्जुन ने कुछ सोच विचार के बाद कहा। आपका आश्वासन ही पर्याप्त है, भानु ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन के गुस्से के डर से जल्दी से वहां से चला गया। भानु ने यहाँ अपना पत्ता बिल्कुल सही तरीके से खेला था। अब अर्जुन आरव को आकर लेने के लिए कहने पर मजबूर था, क्योंकि यदि वह नहीं आता तो वह एक डरपोक की तरह दिखता जो लड़ाई से बचना चाहता है। लेकिन अगर वह आता तो उसे भानु से लड़ना पड़ता, जो एक कड़े टूर्नामेंट से गुजरकर अपनी इंद्रियों को तेज कर चुका एक दुर्जय चैंपियन था। यदि आरव सहमत होता है तो आज से 1 सप्ताह बाद इसी एरिना में मुकाबला होगा, अर्जुन ने घोषणा की। भीड़ खुशी से झूम उठी। हर कोई देखना चाहता था कि पृथ्वी का गोल्डन बॉय पिछले कुछ महीनों में क्या कर रहा था और वह कितना शक्तिशाली हो गया था। इस बीच आरव, इसका कोई मतलब नहीं बनता दादाजी नोवा हाँफते हुए, इसका कोई मतलब नहीं है, आरव बुदबुदाया।
वह 9 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रेविटी चैम्बर के अंदर तेज गति से आने वाले प्रोजेक्टाइल्स गोले से बच रहा था। प्रिंसिपल के अनुसार हालांकि ये हर प्रजाति के लिए अलग होता है, T0 पर सामान्य स्टैट मैक्सिमाइजेशन अधिकतम सीमा में हर स्टैट के लिए 10-15 अतिरिक्त अंक मिलते हैं, लेकिन 20 से अधिक कभी नहीं। आरव ने अपने प्रशिक्षण के छठे सप्ताह के आसपास अपने 4 बुनियादी गुणों बुद्धि, इंटेलिजेंस, निपुणता, डेक्सटेरिटी, सहन शक्ति, एंड्योरेंस और शक्ति स्ट्रेंथ के लिए अधिकतम सीमा प्राप्त कर ली थी। उसने हर एक में 20 अंक प्राप्त किए थे, जो उसकी प्राइमोर्डियल वैम्पायर प्रजाति को 99% अन्य प्रजातियों से अधिक क्षमता वाली एक शीर्ष प्रजाति के रूप में स्थापित करता था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी फुर्ती स्टैट्स, जिनमें उसे पहले ही 30 अंक मिल चुके थे, अभी भी अधिकतम होने का कोई संकेत नहीं दे रहे थे। वह हर बीतते दिन के साथ उनमें सुधार कर रहा था। प्राइमोर्डियल वैम्पायर प्रजाति निश्चित रूप से रहस्यमय है। मैंने कभी किसी को T0 पर प्रशिक्षण के माध्यम से 30 से अधिक अंक प्राप्त करते नहीं देखा। यहाँ तक कि तुम्हारा वह डैमी गॉड अर्ध देवता दोस्त भी अपने ईश्वर जीन गॉड जीन्स के साथ 27 अंकों पर अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुँच जाता है, दादाजी नोवा ने कहा। आरव पिछले 2 हफ्तों से हर दूसरे दिन अपनी फुर्ती और शारीरिक संरचना का प्रशिक्षण बारी बारी से कर रहा था। आरव 10 दिन पहले ही लेवल 30 पर पहुंचकर T1 में पदोन्नत होने की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके स्टैट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आदित्य की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि T1 में प्रमोट होने के बाद से वह अजीब व्यवहार कर रहा है? वह आजकल हमसे बमुश्किल बात करता है और उसका लहजा भी बदल गया है, आरव ने नोवा से पूछा। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो लड़के? वह लड़का तुमसे स्पष्ट रूप से आगे निकल चुका है, वह पहले से ही लेवल 35 पर है। मैं तुम्हें खुद पर ध्यान देने की सलाह देता हूँ, नोवा ने आरव को फटकारा। मैं बस चिंतित हूँ कि कहीं उसे कोई बेकार क्लास पेशा तो नहीं मिल गई जो एयाडी हो, और शायद अब वह हमसे बात करने में शर्मिंदा हो, जैसे मैं अपने पिछले जीवन में था, आरव ने तर्क दिया। वह वास्तव में अपने दोस्त के लिए चिंतित था। वह बच्चा एक डैमी गॉड है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस बात की चिंता करता कि T1 पर पहुंचने के बाद जब क्वीन तुम्हें क्लास देगी तो क्या होगा। भले ही तुम अब अधिक प्रेरित हो और एक अलग प्रजाति के हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वही कचरा कीवी है जो तुम्हारे पिछले जीवन में था। हो सकता है कि तुम्हें करियर के रूप में फिर से F रैंक का पैदल सैनिक ही मिले, नोवा ने कहा। इन कड़वी बातों ने आरव के मन में काले विचार भर दिए, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसे एक गोले की मार झेलनी पड़ी। 67 HP। वापस डॉम में माया ने अपने और आरव के कमरे के बीच के धातु के शटर को खोला और बिस्तर पर बिना शर्ट के चैन की नींद सो रहे आरव को मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी सांसों की लय से बता सकती हूँ कि तुम वास्तव में सो रहे हो या नहीं, माया ने आरव से कहा। पका गया, आरव ने जवाब दिया और अपनी आंखें खोलकर झांकती हुई माया की ओर देखा। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, आरव ने माया की प्रशंसा की, जिसके जवाब में उसने नाक सिकोड़ी। तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो आरव, और सुना है कि बीस्ट गर्ल्स पशु प्रजाति की लड़कियां के बीच तुम काफी लोकप्रिय हो, माया ने उसे फटकारा, जिससे आरव शर्मिंदगी में थोड़ा हिचकिचाया। माया को आखिरकार आरव के उस छोटी सी प्रेम लीला फ्लिंग के बारे में पता चल गया था जो उसने एक कैटगर्ल के साथ की थी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय में एक लोकप्रिय गपशप थी। वह पिछले 2 महीनों से लगातार आरव को इस बात पर चिढ़ा रही थी। पहले तो वह गुस्सा थी, लेकिन उस घटना के बाद से आरव को इतना केंद्रित और मेहनती देखकर माया ने तय किया कि वह गुस्सा नहीं होगी और इसके बजाय उसे चिढ़ाएगी, क्योंकि एक वफादार दोस्त यही करता है। आरव के बचाव में कहे तो उसके लिए उस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन माया को इस तरह के अल्पकालिक रिश्ते सबसे ज्यादा नापसंद थे। अगर आरव एक प्लेबॉय की तरह व्यवहार करता और हर जगह लड़कियों के साथ संबंध बनाता, तो माया उसे डांटती या शायद उससे अलग भी हो जाती, क्योंकि वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी जिनका कोई लक्ष्य या फोकस न हो। हालांकि पिछले 2 महीनों में आरव अपने प्रशिक्षण के प्रति बहुत ईमानदार रहा था। उसने किसी भी महिला की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। माया उसकी इस प्रतिबद्धता से प्रभावित थी, इसीलिए एक वफादार दोस्त के नाते वह उसे उस शर्मनाक घटना के लिए चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्कुल, मैं लोकप्रिय हूँ सिर्फ मेरी बैटिंग स्किल्स, बिस्तर के कौशल महान है, आरव ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। ओह प्लीज, चुप हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मार दूं, माया ने कहा। आरव की बेशर्मी को पचाने की कोशिश में उसकी दाहिनी आंख गुस्से से फदक रही थी।
वह और आरव पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। जंगलों में उनकी टीम वर्क बेमिसाल हो गई थी और वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। हालांकि वे अभी भी एक दूसरे से कुछ रहस्य छिपाते थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं साझा की थीं। उनके समूह में 2 नए सदस्य भी शामिल हुए थे, आदित्य और वह एल्विन आर्चर जिसे माया ने पहले मुकाबले में हराया था, जिसका नाम आरवी था। अब वे चारों एक मजबूत इकाई बन चुके थे। आरव और आदित्य के बीच एक उभरती हुई दोस्ती थी क्योंकि वे हर समय साथ में प्रशिक्षण लेते थे, जबकि माया और आरवी एक दूसरे के करीब थीं क्योंकि वे दोनों राजकुमारियां थीं और अकादमी में एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। जहां ये चारों साथ में रहते थे, वहीं माया को केवल आरव पर अंधा विश्वास था, जबकि बाकी 2 के प्रति वह सतर्क रहती थी। जहां तक आरव की बात है, केवल माया ही उसकी असली पहचान जानती थी। हालांकि वह आदित्य या आरवी को अपनी पहचान बताने के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसे अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। अभी वे उसे केवल रावण के रूप में जानते थे। तो आरव, तुम अगले टियर पर जाना कब करोगे? तुम्हें पता है कि हर दिन टियर 0 पर अटके रहकर तुम बहुत सारा कीमती अनुभव EXP खो रहे हो। माया ने थोड़ी चिंतित स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता माया, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी स्टैट्स बस मैक्सिमाइज अधिकतम सीमा पर पहुंचना नहीं हो रहे हैं, और मैं अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले आगे नहीं बढ़ूंगा, आरव ने थोड़ा निराश होकर जवाब दिया। बजजिज। आरव ने इधर उधर देखा और अपना यूनिवर्सल फोन पाया। वह ये देखकर चौंक गया कि उसके भाई का कॉल आ रहा था। माफ करना, भाई का फोन है, आरव ने कहा। माया ने अपनी भौहें चाई लेकिन उसे प्राइवेसी देते हुए धातु का शटर बंद कर दिया। आरव, हेलो अर्जुन, हम कैसे हो? आरव, मैं ठीक हूँ भाई, घर पर सब कैसे हैं? अर्जुन, अगर तुम कभी कभार घर आते या कम से कम फोन ही कर लेते तो तुम्हें इसका जवाब पता होता। आरव, मुझे माफ। अर्जुन, अगले हफ्ते तुम्हारा शेड्यूल क्या है? आरव, भाई, मुझे ट्रेनिंग और पढ़ाई करनी है। अर्जुन, पृथ्वी पर एक टूर्नामेंट हुआ था जिसका इनाम सोना या एक इच्छा पूरी करना था। अंडर 19 श्रेणी में जो चैंपियन जीता है, उसने अपनी इच्छा का उपयोग करते हुए तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देने की इच्छा जताई है। तुम मना कर सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा समय निकाल सको तो एक रविवार के लिए आ जाओ। सुबह परिवार के साथ बिताना, शाम को लड़ना और फिर चले जाना। आरव, क्या मुझे ये करना ही होगा? अर्जुन, नहीं, ये तुम्हारी पसंद है। आरव, लंबी सांस छोड़ते हुए, मैं वहां आऊंगा भाई, और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। अर्जुन ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी और वह अपने 9 पूंछ वाले पालतू जानवर फरबॉल के रेशमी बालों को सहला रहा था। उसे आरव की आवाज में वह आत्मविश्वास और यह घोषणा करने का अहंकार पसंद आया कि वह जीतेगा। अर्जुन अपने भाई में बिल्कुल यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। इस बीच आरव, माया, मैं जंगल जा रहा हूँ। मुझे और अधिक मेरिट पॉइंट्स चाहिए। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे लिए कोई नींद नहीं होगी, आरव ने घोषणा की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, माया ने कहा और तुरंत अपने शिकार के उपकरण तैयार करने लगी। जब उसने ऐसा किया तो आरव को दिल में बहुत गर्माहट महसूस हुई। ये वही पल थे जिनकी वजह से वह माया को बहुत महत्व देता था। उसने ये सवाल नहीं किया कि वह रात में जंगल क्यों जा रहा है, या उसके भाई ने उसे फोन पर ऐसा क्या कहा जिससे उसे अगले कुछ दिनों तक जागना पड़ेगा। उसका एकमात्र जवाब था, ठीक है, मैं आ रही हूँ। यह उसका तरीका था ये दिखाने का कि तुम जिस भी दौर से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने इसे बहुत सराहा।